शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 में संकलित सिल्वर वेडिंग जो अध्याय फर्स्ट है अर्थात प्रथम अध्याय है सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी की रचना है, उसको पढ़ेंगे। आज उसका प्रथम व्याख्यान हम देखेंगे। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में मनोहर श्याम जोशी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत मर्मस्पर्शी शैलियों में आपने इसको लिखने का कार्य किया है। आधुनिक परिवेश क्या है और आधुनिकता में आकर के हम किस किस चीज़ों का लोप करते चले जा रहे हैं, हमारे पास से वो विलुप्त होती चली जा रही है। हमारी संस्कृति, हमारे परंपराएं, हमारे जो संस्कार आदि चीज़ें हैं, इसके विषय में उन्होंने सविस्तार बताने का कार्य किया है। और आज की हम पीढ़ियाँ अपने उन पूर्वजों की जो चीज़ें हैं उनको कैसे धीरे धीरे अपने नज़रों से ओझल करते चलते चले जा रहे हैं, हमारे संस्कारों में कितना परिवर्तन आदि आ गया है, इसको लेखक ने दिखाने का कार्य किया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मनोहर श्याम जोशी का जीवन परिचय। तो लेखक का जीवन परिचय है कि जोशी जी का जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में काम किया। उस समय जैसे न्यूज़पेपर चलते हैं ऐसे पत्रिकाएं चलती थी। कुछ पत्रिकाएं साप्ताहिक होती हैं, कुछ मंथली होती हैं, कुछ त्रैमासिक होती हैं, कुछ 6 मासिक होती हैं। तो ऐसे दिनमान जो पत्रिका चलती थी उसमें आप सहायक के पद पर थे और साप्ताहिक हिंदुस्तान में आप संपादक के रूप में कार्य किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए पटकथा लेखन भी आपने शुरू किया था। पहली बार जब भारतीय दूरदर्शन पर प्रथम धारावाहिक जो प्रकाशित हुआ था उनमें मनोहर श्याम जोशी जी का बहुत बड़ा योगदान था। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न के धारावाहिक लेखक थे। लेखक ने लेखन के लिए इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। अब ये हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी रचनाएं, उनका रचना कृत्य जो है उनको अमर करता है और न रहते हुए भी वो हम लोगों के बीच जिंदा हैं। हम उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं और उनसे हुबहू परिचित हो रहे हैं। तो आइए उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखने का कार्य करते हैं। तो मनोहर श्याम जोशी की प्रमुख कहानी संग्रह हैं क्रू स्वाहा, कश्यप, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद, क्याप, और व्यंग संग्रह भी आपने लिखने का कार्य किया कि एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, खष्टी बल्लभ पंत, नेताजी कहीन, इस देश का यारो क्या कहना आदि इन्होंने व्यंग संग्रह भी लिखा है। साक्षात्कार लेख भी आपने किए बातों बातों में, 21वीं सदी, संस्मरण भी आपने लिखा है कि लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, दूरदर्शन धारावाहिक भी आपने लिखा है। और जैसा उक्त में हमने चर्चा किया कि हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने करके एक धारावाहिक आता था जो बड़ा प्रिय, बहुत ही चर्चित उस समय का धारावाहिक हुआ, वो आप ही लिखने का कार्य करते थे। अगर आपको कहीं समय मिले तो आप इसको देखने का जरूर कार्य करिएगा।
आइए इस कहानी पर चर्चा करते हैं। इस कहानी का जो मुख्य सारांश है वह यह है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता जो हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेट रहा है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के जो मूल्य हमारे अंदर हैं वो कहीं छोड़ते चलते जा रहे हैं, कहीं घिसते पिसते चलते जा रहे हैं, वो नष्ट होता चलता चला जा रहा है। अर्थात इसको सजोने के लिए उसमें उक्त कहानी में दो ऐसे शब्द हैं, दो ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं जो बार बार प्रयोग में आते हैं। एक है जो हुआ होगा और दूसरा है सम हाउ इम्प्रॉपर। दो ऐसे शब्द हैं कि बार बार कहानी को रिपीट करने का कार्य करते हैं और बार बार कहानी में ये दोनों शब्द आते हैं। ये दोनों जुमले इस कहानी के बीज वाक्य कह सकते हैं कि यही बीज हैं। जो हुआ होगा में यथास्थिति यानी जैसा ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। जो हुआ होगा हम उसको जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकार कर लेने की यथावत स्थिति होती है। तो सम हाउ इम्प्रॉपर में एक और निर्णय की स्थिति भी है कि वो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। यशोधर बाबू इस कहानी के प्रधान नायक होते हैं और उनके आंतरिक अर्थात उनके मन में चलने वाले आंतरिक द्वंद्व हैं। ये दोनों ही स्थितियां हालत को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाने का कार्य करती है कि एक निश्चित समय बाद आदमी अपने आप में कितनी समझदारी विकसित कर लेता है और अपनी कितनी आवश्यकताओं को वो दबा लेता है। अपने बच्चों के आगे उसे सारी चीज़ें सब कुछ दबा करके अपने आप को एकांकित होकर के एकटक होकर के जीवन यापन करना पड़ता है। इसको बहुत ही मार्मिक ढंग से जोशी जी ने दिखाने का कार्य किया है। आप पे चर्चा करेंगे किससे मिलती जुलती। आपको अगर समय मिले तो एक कहानी पढ़िएगा, ऊषम प्रियदा की कहानी है वापसी। सेम इसी पैटर्न पे है और बहुत ही मार्मिक, आपके दिल को छूने वाली अगर कोई कहानी कहें तो वापसी है कि अवस्था पूर्ण होने के बाद जिसके लिए हम संपूर्ण जीते हैं वही हमको कैसे अपने से दूर कर देते हैं और वही ऐसे ऐसे व्यंग भरे शब्द कहते हैं जो असहनीय हो जाता है, जिस पर जीवन भर संपूर्ण चीज़ें करने के बाद ऐसी स्थिति में लेखक आता है। उसी का यथावत वर्णन इसमें भी करने का कार्य किए हैं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं वहीं सम हाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। कि एक और निर्णय की स्थिति सम हाउ इम्प्रॉपर में निर्णय न ले पाने की स्थिति। एक तरफ उनके बच्चे अच्छे अच्छे प्रमोशन पाते हैं तो उससे उनको खुशी भी होती है, लेकिन एक ऐसी खुशी है कि जो अपने में द्वंद्व पैदा करती है, जो अपने से अपनों को अलग करने का कार्य करती है। इसी द्वंद्व के साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक जो सम हाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में पढ़ा जा सकता है और इसके मार्मिक चीज़ों को देखा जा सकता है। आप गौर से देखिए, बहुत ही आनंदित और बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपको भाव विभोर कर देगी और एकदम आपके अपने परिवेश की, अपने घर के वातावरण को हूबहू चरितार्थ करती हुई नजर आएगी। ऐसी कहानी मनोहर श्याम जोशी जी ने देने का कार्य किया है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पेज नंबर 1 देखते हैं और पहला अध्याय आपके वितान पाठ्य पुस्तक का और इसमें सिल्वर वेडिंग शीर्षक है। मनोहर श्याम जोशी जी इसके लेखक हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है। इसका पहला पैराग्राफ है कि जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बात कर निगाह मेज से उठाई तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बज रही थी। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी किसी कार्यालय में कार्य कर रहे थे, वाईडी अर्थात यशोधर पंत जी, और आखिरी फाइल अर्थात जो इसमें एक एक करके फाइल लाल फीते से बंधी होती थी, जब इन्होंने अगला फाइल उठाया जो अंतिम सबसे था, तब उस समय घड़ी में 5:25 बजा रही थी जो ऊपर घड़ी लगी हुई थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। वो अपनी घड़ी उससे 5 मिनट ज़्यादा।
तो जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने हाथों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर होते थे। अर्थात ये उनसे अपर थे, अधिकारी पद पर नियुक्त थे, तो इनके नीचे कार्य करने वाले जो लोग थे इनको भी इन्हीं की वजह से 5 बजे तक रुकना होता था। 5 बजे के बाद तक भी ये रुकते थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। अर्थात किशनदा इनके बड़ा परम मित्र हुआ करते थे और अक्सर उनकी बातों की चर्चा किया करते थे, और जब इनसे बात होती थी तब वो कहते थे कि आप लोगों की देखा देखी अर्थात आपके जो काम की स्पीड है, इससे ऐसा पता चलता है कि सेक्शन की घड़ी भी धीरी पड़ गई है या बहुत धीरा हो गया है, सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल, वक्त सही देती है। कहते हैं सीधे असिस्टेंट ग्रेड में एक नियुक्ति पाकर के एक लड़का इनके आता है और उसके पहनावे जो वेशभूषा होता है वो अच्छा होता है, और कहते हैं थोड़ी बदतमीजी से की और एज यूजुअल बोला, बड़े भाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। और पंत जी ने चड्ढा की दृढ़ता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। और जैसा पर डे वो अपने रेडियो से ट्रेन की टाइमिंग आज से या रेडियो समाचारों से उसको मिलाते थे, तो आकाशवाणी से मिलाने के कारण उनको अपने पर पूर्ण विश्वास था, और पूर्ण विश्वास के कारण वो उससे कहते हैं कि मिनट टू मिनट करेक्टर था, तो एक एक मिनट एक एक सेकेंड मेरी घड़ी जो है वो सही चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृढ़ता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया। मन ही मन वह उस जमाने की याद का जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे, और कहते चड्ढा जैसे जैसे करते हुए उनकी कलाई पकड़ लेता है और पकड़ कर करके विभिन्न तरह की बातें, तब वो अपने बीते उन दिनों को याद करते हैं जब किशनदा उनके साथ हुआ करता था और जब वो उसको साहब की संज्ञा देते थे और जब उससे मिलते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है, बड़े बाऊ यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। और उसने कहा ये तो बहुत पुरानी बहुत प्राचीन प्रतीत होती है। बाबा आदम के ज़माने से तात्पर्य है कि बहुत प्राचीन बहुत पुरानी। तो कहता है अब इसको आप छोड़ करके और एक दूसरी ले लो जो डिजिटल हो। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। वह कहते हैं कि यह घड़ी बहुत प्राचीन है और मुझे शादी में मिली थी, लेकिन ये है कि ये टाइम करेक्ट टू करेक्ट देती है और अभी भी इसका पूरी तरह से करेक्ट टाइम है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेंज में मैंने फौरन हिसाब लगाया और चाहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सर। और उसमें एक कर्मचारी जो था उसने तुरंत घड़ी को देखकर कि इतनी प्राचीन घड़ी अगर आदमी पहना हुआ है तो अब तक क्यों पहना हुआ है, तो कुछ न कुछ कोई न कोई यादें इसके साथ जुड़ी हुई होगी, तभी वह ऐसा किया हुआ है। तब वो तुरंत इसका अंदाज़ा लगा करके कहते हैं कि मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सर, अर्थात शादी की सालगिरह मुबारक हो। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। सिल्वर वेडिंग में 25 साल शादी के जब हो जाते हैं। यशोदा जी खुश होते झेपे और झेपते हुए खुश हुए, यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी।
वह थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा सा आनंदित हुए, फिर सामान्य मुद्रा में फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। और ऐसी अदाकारा जो थी वो उन्होंने किशन दास से ही सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शंस के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। और उन्होंने तुरंत चपरासी को बुला करके कहा कि बाबू से अर्थात साहब से बड़ी नोट लो और नोट ले करके तुम तुरंत कुछ ऐसा काम करो, सबको चाय पानी की व्यवस्था करो। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। तब उन्होंने कहा, ये वेडिंग एनिवर्सरी अर्थात जो शादी की सालगिरह है, ये बड़े लोग मनाने का कार्य करते हैं। अर्थात सब ये अंग्रेजों के अपने सपने हैं, जो बड़े लोग, जो अंग्रेजी विदेशी परंपरा है, इसको हम अपने यहाँ कैसे बना सकते हैं, हम थोड़ी इसको लागू करते हैं। चड्ढा बोले, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन अब बड़ी माया निकल जानी है। उन्होंने कहा, देखिए इस तरह की बातें मत करिए, और यही सामान्य सा ही तो खर्च है, चाय मट्ठी का ही तो खर्च है, दूसरा कौन सा आपसे मांगा जा रहा है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है आप लोग कहते हैं तो आप ये पैसा लीजिए और चाय पीजिए, आप लोग खाइए, एंजॉय करिए, लेकिन मैं ऐसी संस्कृति को अडॉप्ट नहीं करता हूँ, मैं नहीं अपनाता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ और ना ही मुझे ये पसंद है। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता, रुपए 30 हो तो चुंगे भर का जुगाड़ करा सकें। और वह कहते हैं, इतने चड्ढा ने तुरंत उनके सामने हाथ कर दिया और कहा कि इतने कम पैसे में कुछ भी होने वाला नहीं, अगर थोड़ा और ज़्यादा हो तो फिर कुछ काम आगे बढ़े। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। अर्थात सारे उनके कर्मचारी उनसे परिचित थे कि यशोधर बाबू अपने बटुए में हमेशा 100-150 पैसे रखते हैं और उनके खर्च शून्य हैं, फिर भी वो रखते हैं। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं, गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल से आने जाने लगे हैं। और कहते हैं कि इनकी यात्रा भत्ता का भी शून्य है, एक भी खर्चा नहीं है, इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नगार गुजरता है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया है कि उनके बच्चे अब आधुनिक हो गए हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे जा कर के चंद पैसे कमाने लगे हैं, तो पिता का साइकिल से जाना उन्हें बड़ा अजीब लगता है, बुरा लगता है, उन्हें अपनी बेइज्जती या अपनी इंसल्ट फील होती है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं पिताजी स्कूटर लें, पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होता है, और कार जब अफोर्ड ही नहीं की जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्या। कहते हैं हमारी जो आमदनी, हमारे जो परिवार के खर्च हैं, इसमें जो कार है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है, और स्कूटर की जो सवारी है वो सबसे बेहुदा सवारी है, इसलिए इन दोनों को वो लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इनको दोनों कबूल नहीं है। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट दो और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वो अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है, उनके साथ बैठकर चाय पानी और गश्ताकत वे वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है, वो ऐसा नहीं मानते हैं। इस यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई, और अपने जीवन के अंतिम समय में जब समय उनके पास होता तब उन्होंने समय पास करने का एक नया अजीब तरीका खोज निकाला कि वहाँ से बिड़ला मंदिर जाते और वहाँ के पार्कों में बैठते, प्रवचन सुनते और स्वयं प्रभु का ध्यान लगाते, और फिर कुछ टाइम व्यतीत हो जाता तब पुनः वापस चले आते। यह बात उनके पत्नी बच्चे को बहुत अखरती।
बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। और उनका इस तरह का रवैया बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं, और बिड़ला मंदिर से उठते हैं तो फिर पहाड़गंज जाकर के वहाँ से सब्जी लेकर के आते हैं, और किसी से मिलना मिलाना हो तो वह इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। अब उनको घर जाना अच्छा भी नहीं लगता था। घर में अपने परिवार के साथ जब कोई समय देने वाला ना हो, तब वह घर का जो शेष समय होता है वह कटाऊ सा प्रतीत होता है, उनको चुभता है, उनको अखरता है, इसलिए वो इससे बचना चाहते हैं। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। कहते आज बिड़ला मंदिर जब जा रहे होते हैं, उस दौरान उनकी नज़रें उस तरफ पड़ती है कि जब कभी किशनदा इनके हुआ करते थे और उनका 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इधर से गुजरते हुए कभी के DI एरिया बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। यह लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूरत है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है, और कहते हैं इस तरह से उनका करना बहुत आवश्यक है। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्ग के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ही जरूरी है। उन्हें एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पराड़ा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D25 क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। कि अर्थात उनको बार बार ऐसा अवसर मिलता था और वो इसको लेने से इनकार कर दिए। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया, तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। कहाँ, और उसकी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कर मुस्कुराते थे। यह तो सच है। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा था, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। जो सच है, जो यथार्थ है, वह यह है कि घर परिवार के बच्चे काफ़ी आधुनिक हो गए थे, और तो और उनके साझे में उनकी पत्नी भी आ गई थी। तो जो काफ़ी बाकी शेष समय बचता था वो अपने परिवार के साथ नहीं दे पाते थे, या कोई इनके साथ उठने बैठने बोलने वाला नहीं होता था, इसलिए ये अधिकतर समय बाहर ही गुजार देना पसंद करते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। आज की बातें की जब वो बच्चे थे, तब वो पढ़ रहे थे, तब वो अपना सर्वोत्तम उनके साथ देने का कार्य करते थे। रुपए, पैसे, समय जो कुछ होता था उनके पास, और उनसे इनको अच्छा भी लगता था। लेकिन अब बच्चे कुछ धनोपार्जन करने लगे हैं और उनकी यथावत स्थितियाँ इनको अच्छी नहीं लगती है। अब समय जो घर का शेष है वो उसमें व्यतीत करना इनको बड़ा बोझल सा महसूस होता है, बड़ा झेप इनको घर में महसूस होता है, इसलिए बाकी का समय बाहर ही व्यतीत करना उचित समझते हैं। धन्यवाद। फिर अगले में देखते हैं, अगला व्याख्यान लेकर के फिर आएंगे, उसमें आगे की चर्चा करेंगे।